सबसे पहला सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी, आप ही के पास आ रहे हैं। अब विपक्ष तो ये कह रहा है, देखिए 9 जून को ही प्रधानमंत्री ने 2024 में शपथ ली थी, यानी अगर हम मिला लें तो पूरे 12 साल उनके 12 दिन बाद पूरे हो जाएंगे। ऐसे में गृह मंत्री कह रहे हैं कि ये गुजरात मॉडल है जिसकी जीत हो रही है। विपक्ष कह रहा है कि आप घुसपैठियों के नाम पर भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। देखिए अंजना जी, दोनों बातों का जवाब देता हूं। गृह मंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही और बहुत गंभीर बात कही है। आज कांग्रेस है, अरे भाई आप सिर्फ विपक्ष में नहीं है, आप सत्ता पक्ष में भी हैं, और 3 राज्यों में आपकी अपने दम पे सरकार है, हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक। और कर्नाटक और तेलंगाना समृद्ध राज्य है, आपको कोई मॉडल देना चाहिए। जैसे जब हम लोग गुजरात में थे तो मोदी जी ने 1,60,000 वाटर बॉडीज बनाई थी, क्योंकि वहां पे पानी की कमी रहती है। आपको याद करिए सरदार सरोवर डैम के प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने क्या प्रयास किया था। आप याद करिए भारत का एकमात्र राज्य था गुजरात जहां भूजल का स्तर बढ़ा था, बाकी जगह नीचे हुआ था। 20 सूत्रीय क्रियान्वयन समिति में लगातार सरकार उनको अच्छी रैंकिंग देती थी। आप याद करिए अंजना जी, इंडिया टुडे ने लगातार 7 साल जो अपनी पर्सनल मतलब न्यूट्रल रैंकिंग करती थी, उसमें लगातार 7 साल गुजरात को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का दर्जा दिया था। 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 13 का कोई भी जाके इंडिया टुडे के वो देख ले, आप ही के नेटवर्क के ऊपर बैठे हुए हैं। फिर आप याद करिए कि जिस समय 2001 के भूकंप के बाद रिकंस्ट्रक्शन कैसे हो सकता है, भुज के भूकंप के बाद वो करके दिखाया था। तो आप एक और याद करिए, वाइब्रेंट गुजरात होता था। उससे पहले कभी ऐसा होता था कि विदेश से कंपनियां आए किसी एक राज्य में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। याद करिए सिंगूर नंदीग्राम से जब टाटा यहां से हटे थे तो कहां गए थे, गुजरात गए थे। यानी मोदी जी ने एक मॉडल दिया कि जनता के विकास का, जनता के लिए कार्य करने का मॉडल क्या होता है। मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में थे उस समय, शिवराज जी ने लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की थी। मामू नाम तभी पड़ा था जब कल्याण सिंह जी सीएम थे, राजनाथ जी सीएम थे। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर अलग होता था। कर्नाटक में येदियुरप्पा जी के समय पे अगर आपको ध्यान हो, सबसे पहले फर्स्ट 1 साल तक 0% इंटरेस्ट पर किसानों को देने की शुरुआत तब हुई थी। अरे भाई आप गवर्नेंस में है, मॉडल दिखाइए। मगर कांग्रेस का मॉडल क्या है कर्नाटक में? धुम धुम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे, लड़ते रहो आपस में। हर राज्य में 2 धड़े हो जाएंगे कि जब छत्तीसगढ़ में थे तो भूपेश बघेल और के.एस. सिंहदेव, और जब राजस्थान में थे तो अशोक गहलोत और पायलट साहब, तो हिमाचल में भी लड़ाई है सब जगह। और इनका मॉडल क्या है? तेलंगाना का मॉडल है कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। आपका चीफ मिनिस्टर ये बोलता है। अब दूसरे विषय पे आता हूं, हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। यहां पे मैं एक बात कहना चाहूंगा बड़ी जिम्मेदारी से कि भाई मुस्लिम समाज के साथ आप इतनी नाइंसाफी और उसको इतनी बदनामी क्यों देने पे तुले रहते हैं? कोई गलत चीज होगी उसको पूरे मुस्लिम समाज पे ले आएंगे। अब बताइए, अगर मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद अपराधी हैं और अपराधियों पे, माफियाओं पे यूपी में कार्रवाई होगी, अरे ये मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, मतलब अपराधी को उन्होंने उससे जोड़ दिया। अब आइए साहब, जो कहता मैं कागज नहीं दिखाऊंगा एनआरसी में, अरे मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अरे भाई दुकान में हर व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन लगाना चाहिए, कहता मैं रजिस्ट्रेशन नहीं दिखाऊंगा। ये सिंपल सी बात है, ये सरासर गैर कानूनी काम। नहीं तो मुसलमानों के खिलाफ हो रही है। अगर कोई सोशल मीडिया पे अपना नकली नाम रख के लड़कियों को फंसा रहा है, उस पर कार्रवाई हो रही, अरे ये मुसलमानों के खिलाफ हो रही है। अब बुरहान वानी से लेके और जाकिर नायक पे कार्रवाई हो, अफजल गुरु से लेके इशरत जहां पे कार्रवाई हो, ये मुसलमानों के खिलाफ हो रही है। अब ये समझ में नहीं आता, घुसपैठियों पे कार्रवाई हो तो मुसलमानों के खिलाफ। तो मैं पूछना चाहता हूं भाई साहब, अपराधी हो, बहरूपिया हो, अपना नकाब चेहरे पे लगाए हुए हो, आतंकवादी हो, घुसपैठिया हो, ये सारी चीजों को आप मुसलमानों से क्यों जोड़ना चाहते हैं? और इससे बड़ा नुकसान मुसलमानों का नहीं हो सकता जो इन सो कॉल्ड सेकुलर दलों ने करके दिखाया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, बहुत ध्यान रखना चाहिए मुसलमान लोगों को कि उनको उतना नुकसान इनके अनुसार, जो तथाकथित रूप से कहते हैं भाजपा आरएसएस एंटी मुस्लिम है, उसने नहीं किया है जितना कि इन लोगों ने किया है। इसीलिए मैं एक लाइन में कहूंगा, जो मैं पहले कई बार पार्लियामेंट में बोल चुका हूं, इन लोगों ने जो ये नफरत फैलाई है कि साहब बीजेपी को तुमसे अदावत है और हमें तुमसे मोहब्बत है, और मोहब्बत के चक्कर में हर बदगुमानी इन्होंने उनके ऊपर लाके छाप दी है। तो मैं कहना चाहूंगा, किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा, और इस शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा।
ठीक है अमिक जमई जी, जहां पर उन्होंने छोर छोड़ा है वहीं से आप शुरुआत कीजिए। तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगहों की दिखाते हैं, बड़े शांति से अच्छे से नमाज हुई है। और जो ये बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि पब्लिक प्लेसेस पर नहीं, भाई ये सारे परेड ग्राउंड्स हैं, अलग अलग जगहों पर ऐसी जगह है जहां पर इजाजत मिली और सभी ने नमाज पढ़ी। हाँ भाई, सड़क पे नहीं मिली है, क्योंकि इस देश का लॉ ऑफ द लैंड कहता है कि आप सड़क पे नमाज नहीं अता कर सकते। इसमें क्या गलत है? अगर आज शांतिपूर्ण तरीके से ये हुआ है, ये एंटी मुस्लिम कैसे है, आप समझाइए। दूसरा सवाल मेरा यही है कि आज भी अगर आप जाइए तो 24 परगना के आसपास ये पूरे इलाके हैं जहां पर अनेकों ऐसे अनडॉक्यूमेंटेड जो बांग्लादेशी नेशनल्स आए हुए हैं, वो बिल्कुल बॉर्डर के पास है। उनको सबको अब वहां से जाना है न्यू टाउन। मैं खुद गई थी रिपोर्टिंग के लिए कोलकाता में। न्यू टाउन जैसे इलाके जहां भारी तादाद में वो बसे हुए थे, वो घोस्ट टाउन्स बन गए हैं, वहां से भाग गए हैं। अगर घुसपैठी ऐसे हट रहे हैं, भाग रहे हैं, जा रहे हैं, इसमें कैसे ये एंटी हिंदू मुस्लिम कैसे है ये? अंजना जी, जिन लोगों को भारत में ईद उल अजहा की मुबारकबाद लेना देना पसंद है, भारत के उन सभी देशवासियों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। आपको भी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए कि ईद बकरीद का मुद्दा नहीं होता, तो आज पूरे देश की जनता जो गैस से, पेट्रोल से, डीजल से परेशान है, वो सुधांशु जी का क्या हाल कर रही होती, उनकी पार्टी का क्या हाल कर रही होती। अगर इस अर्थव्यवस्था जो पूरी टूट रही है, जो उसकी पूरी कमर टूट रही है, महंगाई, गरीबी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, नीट का एग्जाम, जितने भी एग्जाम्स अंजना जी आप तो देख रही हैं, सारे एग्जाम फेल हो रहे हैं। सीबीआई जांच, एसटीएफ जांच, रिजल्ट 0 बटा सन्नाटा। सुधांशु जी सीजन स्पोक पर्सन है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि देखिए, ये मुसलमान का ये जो गेम करते हैं ना, ये कुर्बानी कोई पहले दिन तो है नहीं। कल महाराष्ट्र में श्री अबू आसिम आजमी जी ने उनके विधानसभा के अंदर कल रात में कहा गया कि पूरे इलाके में हो ही नहीं सकती कुर्बानी, और कहा गया कि जितने भी हिंदू हैं उनसे आपको एनओसी लेनी पड़ेगी, तभी आप कुर्बानी कर सकते हैं। भाई, जो प्रतिबंधित जानवर हैं, मौलाना अरशद मंदी से लेकर सभी लोगों ने, आसिम आजमी साहब ने भी, कि पूरे देश में सरकार भले ही गौ गाय के गोश्त का एक्सपोर्ट करती हो, लेकिन मुसलमानों की तरफ से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मुसलमान हिंदू भाइयों का सम्मान करता है, इज्जत करता है। लेकिन आपने ईद नहीं मनाने दी। आपने पश्चिम बंगाल में आदरणीय गृह मंत्री जी बोल रहे थे कि पूरे देश में भगवा लहरा रहा है। पहले तो कहूंगा सम्मान के साथ कि गृह मंत्री जी अपनी भाषा ठीक कर लीजिए। भगवा नहीं लहरा रहा है, तिरंगा लहरा रहा है। जो सरकारें बनी है ना, वो तिरंगा, उसको, उसका तिरंगा को भुलवाइए मत पूरे देशवासियों को। तो हमारा ये कहना है कि देखिए, मुसलमान कहीं जाने वाले नहीं, मुसलमान इसी देश में रहेंगे। आरएसएस बीजेपी बेशक उनको दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहती है। आप दलितों को शिक्षा से, नौकरी से बेदखल करना चाहते हैं, पिछड़ों को आप जो है आरक्षण से बेदखल करना चाहते हैं। लेकिन मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, हम सब ने ये प्रण लिया है कि हिंदुओं में जो 80% कमजोर, शोषित, वंचित जो आबादी है, उसके हक अधिकार को, पीडीए के अधिकार को सुधांशु जी के हलक से निकालकर, भाजपा के हलक से निकालकर हम उन गरीब लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है। और मुसलमानों को परेशान करके आपको क्या मजा मिल रहा है? क्या परेशान, एक सेकंड सुनिए ना अमिक जी, इसमें क्या परेशानी है? वही मेरा सवाल था, एक बार फिर से दिखा दीजिए। सबने बड़े अच्छे से नमाज अता की है, क्या परेशानी है बताइए? सऊदी अरब में फैक्ट्स पे बात करते हैं अमिक जी। अंजना जी, मुझे कोई वास्ता नहीं है ना आपके पॉलिटिकल रेटरिक से, ना उनके पॉलिटिकल रेटरिक से। मैं तो बस देख रही हूँ बड़े अच्छे से नमाज हुई है। दूसरा सुनिए तो, अरे गुरु सुनिए तो, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, कहां पर है भाई? कहां पर कोई सड़क पर कोई भी पब्लिक प्लेस में कुर्बानी नहीं दे सकता? इट्स इलीगल सर। एक अच्छा ब्राह्मण कैसे बनना है? भाजपा से संपर्क करो। एक अच्छा मुसलमान कैसे बनना है? पूछ रही हूँ, भाजपा से संपर्क करो। आप 20 सेकंड मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, कहां पर लीगल है? अरे गुरु, कहां पर लीगल है? आप मुझे 20 सेकंड दीजिए। मेरे उत्तर प्रदेश में बड़ा मंगल होता है। आप जानती हैं बड़ा मंगल की शुरुआत कहां से हुई है? उसका कॉन्सेप्ट क्या है? कौन सा उत्तर प्रदेश का संगठन है जिसने उत्तर प्रदेश की सरकार से परमिशन ली होगी? हम सब ऐसे मुस्लिम माहौल में पले बढ़े, ऐसे हिंदू मुस्लिम मिक्स माहौल में पैदा हुए हैं कि हमें तो बड़े मंगल से नफरत नहीं है, हमें तो दशहरा से नफरत नहीं है, हमें तो नवरात्रा से नफरत नहीं है। परवरिश गलत है, भाजपा के लोगों की परवरिश गलत है, नफरत के माहौल में पैदा हुए हैं। मुसलमान, इन्हें लगता है कि ये पाकिस्तान और कश्मीर चले जाएंगे, भारत के नागरिक है। अगर आपको ये लगता है कि आप उनको दोयम दर्जे का नागरिक भारत के अंदर बनाएंगे, सुधांशु जी गलत फहमी दूर कर लीजिए आप अपनी।
और गृह मंत्री जी से भी कह दीजिए कि 2014 से लेकर 26 तक गृह मंत्रालय आपके अंदर में था, बीएसएफ आपके अंदर में था, सीआरपीएफ आपके अंदर में था। अगर बांग्लादेश से घुसपैठ हुआ तो अमित शाह जी इस्तीफा दे। रिस्पॉन्सिबल जवाब दीजिए इसका सुधांशु। गृह मंत्री सुधांशु जी हाँ जवाब वो दीजिए। हालांकि आपने आज मतलब साइड वाले रास्ते से आप निकल गए अमित जी, आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया, आप इसको रेटरिक की तरफ ले गए। मैं फैक्ट्स पर ला रही थी, क्योंकि इलीगल है अगर सड़क पर पब्लिक प्लेसेस में कुर्बानी, तो इलीगल है। ऐसा नहीं है कि आपको अरे इलीगल कुछ करने दिया जाए तो वो सारे फैक्ट मुस्लिमानों के लिए हैं। ठीक है, इसका जवाब मैं उनसे लूंगी, फसाद करवाइए, इसका मैं जवाब उनसे ले लूंगी। लेकिन किसी को भी अगर एक सेकंड आवाज नीचे कीजिए, एक सेकंड अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि वो लॉ ऑफ द लैंड को डिफाई करे वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए और जो गैर कानूनी है उसको अपना हक मान ले, तो ये तो गलत है। आप गलत चीज को सपोर्ट कर रहे हैं मिस्टर जमई, और मुझे पता है आप इसको कभी नहीं स्वीकारेंगे टीवी पर, क्योंकि फिर आपकी पूरी वोट बैंक की पॉलिटिक्स ढा हो जाएगी, गिर जाएगी। अंजना जी, लेकिन जो इलीगल है वो इलीगल है साहब। मुसलमान अनटचेबल है, फिर शुरू हो गए, मुसलमान के लिए है। फिर रेटरिक में शुरू हो गए आप। अरे मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? कानून सिर्फ मुसलमान के लिए है। पब्लिक प्लेसेस में जितने भी त्योहार हमारे देश में होते हैं, अंजना जी जवाब दीजिए सुधांशु जी। कौन सा परमिशन होता है, हमको बताइए कौन सा परमिशन होता है? अरे बिना परमिशन के कोई नहीं कर सकता, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे दुर्गा पूजा का पंडाल लगाने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, कहाँ जी रहे हैं आप गुरु? अरे दुर्गा पूजा का पंडाल परमिशन से सड़क पे कौन सा परमिशन है? हर जगह, सड़क पे कौन सा हर परमिशन? दुर्गा पूजा के पंडाल परमिशन लगते कोई हैं, प्रोसेशन पंडाल सबके लिए परमिशन लगता है। मुसलमानों के खिलाफ अच्छा लेट हिम रिस्पॉन्ड, एक बार आप बोलने दीजिए, बोलिए। खुशी का माहौल बना रहा है। बस कीजिए, बस। अब मैं जवाब देना चाहता हूं। देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, अमीर जमाई ने जो कहा हिंदू मुसलमान से अलग हटकर, आज बकरीद का पर्व है और इस दिन मुस्लिम हजरत इब्राहिम की इबादत में जो उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी दी थी और उसके लिए बकरों की कुर्बानी देते हैं और जो उनकी धार्मिक परंपरा है हलाल के अनुसार। मगर मैं अंजना जी ये याद दिलाना चाहता हूं इस देश को कि इस देश में एक बहुत बड़ा तबका जो एनिमल लवर है, जो कहता जली कट्टू में केवल अगर दौड़ना पड़ गया गाय को तो वो उसके प्रति बहुत बड़ी प्रताड़ना हो गई, इसलिए जली कट्टू तमिलनाडु में रुकवा देना चाहिए। त्रिपुरा में मां त्रिपुर सुंदरी के मंदिर में यदि साल में 1-2 बार बलि होती थी, ओफो, धार्मिक आधार के ऊपर बकरों को काटने की परमिशन नहीं देनी चाहिए। मगर आज जिस दिन करोड़ों बकरे धार्मिक आधार पे काटे जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल कोई खाने के लिए काटे जा रहे हैं, कोई भी मुसलमान खाने के लिए नहीं काटता है, पहले उसको लाता है, रखता है और उस चीज को याद करता है जो हजरत इब्राहिम ने कुर्बानी दी थी, धार्मिक आधार पे उनको हलाल करता है। मगर अंजना जी, कहीं किसी एनिमल लवर की लवरई मुझे दिखाई नहीं पड़ती है। ऐसा लगता वो स्टेट ऑफ हरमुज में तेल लेने के लिए चली जाती है, ऑयल लेने के लिए चली जाती है। अब मैं आता हूं जो इन्होंने हिंदू मुसलमान की बात कही, उसके ऊपर यही समस्या अमीर भाई, आप लोग ये मुसलमानों को ये दिमाग में गलत बात धरते हैं कि मैं कानून नहीं मानूंगा, आज से नहीं 60 साल से मेरा कानून अलग होगा, पर्सनल लॉ। उसमें पर्सनल लॉ में भी कितना पर्सनल वो भी मैं ही तय करूंगा, यानी मैं ब्याज भी लूंगा मगर 4 शादियां कर लिए, मुझे पर्सनल लॉ चाहिए। क्रिमिनल में तो मैं मानूंगा ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। फिर मेरा एजुकेशन सिस्टम अलग होगा, मदरसा बोर्ड अलग होगा। फिर मैं जिस जमीन पे कह दूंगा वक्फ बोर्ड वो मेरी है, कागज नहीं दिखाऊंगा। जिस धर्म स्थल पे मैं कह दूंगा ये मेरा है, सबूत नहीं आने दूंगा, जांच नहीं आने दूंगा। यदि किसी से पूछ लिया जाएगा कि भाई नागरिकता दिखा दो, नहीं कागज नहीं दिखाऊंगा। दुकान को दिखा दो, कागज नहीं दिखाऊंगा। ये कानून से जो ऊपर है। और उसके बाद याद करिए जहांगीर खान क्या फालता में बोलते थे कि सर काट देंगे, वो गला काट देंगे वगैरह वगैरह, और क्या हुआ, 3% वोट मिला है टीएमसी को, जहां 2024 में 89% वोट मिला था। अब ये जो अपने को कानून से ऊपर समझने की हैसियत है, मैं जहां चाहूंगा जमीन पे बैठ जाऊंगा, रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे, रोड पे, एयरपोर्ट पे, बस अड्डे पे, और जब बैठ जाऊंगा तो सारा ट्रैफिक रुक जाएगा। ये जो कानून से ऊपर समझने की बात थी, उस कारण से वह समस्या होने की बात आती। और अब ओबीसी और पिछड़े आरक्षण की भी बात बताता हूं भाई साहब। 77 जातियों को बंगाल में ओबीसी में शामिल किया और ओबीसी कमीशन ने सवाल किया, 77 में 74 मुसलमान, 77 में 74 मुसलमान।
और ओबीसी कमीशन को चूंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने संवैधानिक दर्जा दे रखा, उसने पूछा 74 कैसे हो गए, तो जानते क्या जवाब दिया? ये कन्वर्ट होने से पहले मुस्लिम थे, हिंदू में ओबीसी थे, इसलिए ओबीसी है। तब फिर सवाल पूछा गया कन्वर्ट कैसे हो गए? मैं पूछना चाहता हूं अमीर जमाई साहब, वो कन्वर्ट होने के बाद भी ओबीसी रहे? ये तो बड़ा समानता का धर्म है ना। मैं चैलेंज करके पूछता हूं, एक गद्दी घोसी अंसारी बहना हलाल खोर कसाई को शेख सैयद बनाया हो तो चैलेंज करके पूछता हूं, किसी हिंदू शेड्यूल कास्ट को कन्वर्ट करके शेख सैयद बनाया हो तो बताइए। उल्टा मजमूमे किताबे इस्लामिया जो कि देवबंद में लिखा हुआ है, मुस्लिम मैरिज कैसे होगी, उसमें अरबी और अजमी लिखा है। जो अरबी जातियां हैं वो अजमी यानी जो मूल हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनको नहीं मानते अपने बराबर, उनकी उनसे शादी नहीं हो सकती। यह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की देवबंद की किताब मजमूमे किताबे इस्लामिया में, कानून इस्लामिया में लिखा हुआ है। इसलिए आपको वो बात कहने से थोड़ा बचना चाहिए। और लास्ट में मैं कहना चाहता हूं अंजना जी, ये कहते हैं मुसलमान दोयम दर्जे का नागरिक। अरे भाई साहब, यह मुस्लिम राष्ट्र था आंशिक रूप से, क्योंकि इसमें सिर्फ मुस्लिमों को वो अधिकार था कि शरिया संविधान से ऊपर था। ट्रिपल तलाक मुस्लिमों के पास था, तलाक बिद्दत मुस्लिमों के पास था, हिंदुओं के लिए मेला टैक्स था, मुसलमानों के लिए हज सब्सिडी थी, और मेहरम से लेके वो सारे के सारे हलालत तक की व्यवस्थाएं कानूनी मान्यता प्राप्त थी। और मैं विनम्रता से एक और बात कहूंगा अंजना जी, मीडिया के लिए भी भारत के इंस्टीट्यूशन में भी भारत एक आंशिक मुस्लिम राष्ट्र है आज भी। इसीलिए जब मीडिया दिखाता है, चुनाव आते हैं, जातिगत समीकरण, तो क्या दिखाता है? मुस्लिम और फिर हिंदुओं की जातियां दिखाता है। इसलिए सेकुलर जितना भी पार्टियां हैं और सेकुलर मीडिया, सेकुलर इंटेलेक्चुअल, उसके लिए मुस्लिम एंड कास्ट, बस दो चीजें हैं। हिंदू नाम की तो कोई चिड़िया ही नहीं है। ठीक है, मैं लौटूंगी, इसीलिए जब वो दिखाता है तो एक तरफ विषय से भटक जाएंगे, लेकिन 10 सेकंड का जवाब। ठीक है, पॉइंट नोटेड, पॉइंट नोटेड। अंजना जी, अमित जी छोटा जवाब, फिर मुझे संजय सरकार के पास जाना है। अंजना जी 10 सेकंड दे दीजिए। हमारे सवाल से बार-बार भाग रहे हैं अमित जी, मैं बार-बार कह रही हूँ। मैं आ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सुधांशु जी हमारे सूडो नेशनलिस्ट, 33,000 करोड़ का मीट का एक्सपोर्ट नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के राज में चल रहा है। सुधांशु जी किस दिन बंद करवाओगे? सबसे पहले समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी होगी। नंबर 1, आपका फर्जी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अल्लाना स्लॉटर हाउस से चंदा लेते हो। स्लॉटर हाउस से भाजपा वालों शर्म करो, अपना चेहरा आईने में देखो। स्लॉटर हाउस से पैसा लेते हो, चंदा लेते हो, कहीं से भी चंदा लो। ठीक है, हो गया। संजय सरकार को दिखाई जल्दी जल्दी, आपका 32 सेकंड बहुत लंबा खींच रहा है, लंबा खींच रहा है। एक सेकंड, नहीं, अमित जमई जी, आप साल में कभी भी हो, साल में कभी भी हो। अच्छा सुन तो लीजिए। नहीं, अब आप चिल्ला रहे हैं, अब आप चिल्ला रहे हैं, आवाज नीचे कीजिए, अब आप चिल्ला रहे हैं। संजय जी, सर बोलिए, संजय जी बोलिए। संजय जी उसका जवाब वो नहीं देंगे, मुझे पता है उनकी पॉलिटिकल मजबूरियां हैं, वरना पढ़े लिखे और ठीक ठाक इंसान है अमित जमई, उनको भी नहीं। आवाज नीचे कीजिए उनकी। संजय सरकार, लॉ ऑफ द लैंड चलेगा ना? हम दिखा रहे परेड ग्राउंड की तस्वीर, सड़क पर करना नमाज, क्यों? इसकी इजाजत कहीं नहीं है। और जब आप परेड ग्राउंड में देख रहे हैं, बड़ी अच्छी नमाज हुई है, क्या प्रॉब्लम है उसमें? ऐसे ही अगर आप देखिए कोई हो, मतलब जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां पर भी पब्लिक प्लेसेस में अलाउड नहीं है। जवाब दीजिए। और आपका काउंटर पॉइंट हो अगर घुसपैठ पे, क्योंकि हाँ घुसपैठ पे मेरा स्पेसिफिक सवाल है, क्योंकि आप टीएमसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि घुसपैठ देश की समस्या है या आपकी नजर में सिर्फ बीजेपी का एजेंडा है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या, देखिए 1947 से लेके जो रेड रोड के ऊपर नमाज चलते थे, 1947 से पहले से भी होता था। जब आजादी हुआ तो आजाद भारत हिंदुस्तान के लिए 1947 से पहले से ही वहां पर रेड रोड के ऊपर होते थे। ये बात आप बोलेंगे सरकार क्यों पाबंद नहीं लगाया, या आप बोल सकते हैं, भाजपा भी बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकता है, जमुई साहिब भी बोल सकता है, कोई भी बोल सकता है, मेरे कोई आपत्ति नहीं है इसमें, ठीक है ना। हाँ, ये कोई मैदान में होने से अच्छा होता है, रास्ता में होना ठीक नहीं है, रास्ता रुके तो दुर्गा पूजा भी रास्ता के ऊपर में ही पैंडल होता है। अब मेरे यहाँ शिवरात्रि भी होता है, वो भी रास्ता के ऊपर में ही होता है। सरस्वती पूजा हर एक हाथ दूर होता है, वो रास्ते के ऊपर में ही होता है। काली पूजा एक हाथ दूर रास्ते के ऊपर में ही होता है। सब सवाल मेरे ऊपर आप डाल देंगे, लेकिन मैं पहले तो गुजरात में जाएंगे, सुधांशु जी को इलाका में बताइए। अच्छा सुधांशु जी, गुजरात में फिलहाल लोन कितना मतलब, आप बोल देश का मॉडल बहुत कुछ है, देश का सब कुछ है, देश का ये है 4.5 लाख करोड़। कहां से आपको इंडस्ट्रियल स्टेट चालू होता है, मतलब दानू खत्म होता है, उमरगांव स्टार्ट होता है, जहां रामायण का शूटिंग होता है।
अच्छा, वहां से लेकर जामनगर तक का डिस्टेंस कितना, मतलब 850 किलोमीटर डिस्टेंस है। 850 किलोमीटर डिस्टेंस में 11,500 फैक्ट्री लास्ट दो साल में बंद होगी। आपको गुजरात इतना मतलब जो विकास क्या, विकसित विकास भारत मतलब मॉडल है हिंदुस्तान के। जब डोनाल्ड ट्रंप जी जब हिंदुस्तान में आया था, वो झूपड़पट्टी झुकाने के लिए क्यों पर्दा डाले गए थे? मेरे आज आप मैं गुजरात के बारे में आप बताएं, गुजरात में 2.7% नौजवान आज बेकार है वहां पर। इतना इतना मतलब ये होने का मतलब जो अनएम्प्लॉय है। आप मेरा खत्म नहीं हुआ, बोलने दीजिए प्लीज। आप लोग सुधांशु जी को 12 मिनट एकदम भाषण देने के लिए बोल दिया। 1,000 का अगर भर्ती, नहीं 1,000 का भर्ती अगर वहां पर गवर्नमेंट अप्लाई करते हैं तो 20 लाख आदमी उसमें अप्लाई करता है। ये आप मतलब आप इंटरव्यू देने के लिए सोचिए कहाँ है गुजरात मॉडल। आप गुजरात में रह गया। आप बोल रहे हैं, आप बोलने चाहते हैं बंगाल में घुस। हाँ, घुसपैठी देश के एक बहुत बड़ा समस्या है। एनसीआईबी, नेशनल क्राइम इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये अमित शाह जी को दफ्तर के अंदर में पड़ता है। बोल दो पूरा देश में 5 करोड़ घुसपैठी है। सिर्फ मुसलमान घुसपैठी नहीं है, यहाँ पर नेपाली भी हैं। दार्जिलिंग से लेकर सिक्किम तक, आसाम तक घुस गया। फिर म्यांमार से मतलब जो हिंदी भाषा भाषी बोलते हैं, हिंदी भाषा भाषी जो बोलते हैं, वो लोग भी इंडिया में आकर रह रहे हैं बिना पेपर में, बिना ये आकर भूटान से बॉर्डर से लेके आलीपुर से आपका बारोबिसा से लेके आसाम तक भूटानीज लोग ग्रुप के घूम के काम करते हैं यहाँ पर। क्यों? उसका अवध मतलब जाने आने के लिए कोई परमिशन नहीं लगता। इसके लिए आता है 20 किलो का। संजय जी, मेरे सवाल का भी तो जवाब दीजिए। मेरा सवाल सुने कि नहीं सुना? दादा बोलिए, घुसपैठी में बोलिए। फिर से बोलूं सर? इतना में तो टीवी का पूरा टाइम ही निकल जाएगा। घुसपैठ देश की समस्या है या बीजेपी का एजेंडा है? सिंपल क्वेश्चन है मेरा, डायरेक्ट। घुसपैठ डायरेक्ट देश के समस्या है। मेरे रोटी खाएंगे, मेरे चावल खाएंगे। आज भी जिसको डिपोर्ट करने के लिए वहां पर गया है, शुभेंदु अधिकारी उसको मटन खिला रहा है, चिकन खिला रहा है, एसी रूम में रख रहा है, उसको बाद में उसको डिपोर्ट कर रहा है। विनय कुमार खाना नहीं खिलाना चाहिए। खत्म नहीं बोलना। अच्छा, जब बोलिए ना दादा, जल्दी खत्म कीजिए ना। जल्दी। लेकिन आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी हर कुछ के लिए मुद्दा बना रहे हैं। और बेकार का मतलब महंगाई के लिए नहीं बोलेंगे, पेपर लीक के लिए नहीं बोलेंगे, मतलब चारों तरफ से जिस तरफ से देश के जनता तरस रहे हैं, किस तरह से चल रहे हैं। खाने का 2 वक्त का कलाहांडी उड़ीसा का जगह है, वहां पर 2 वक्त दूर के बाद 1 वक्त का रोटी नहीं मिलता है। कोई आदमी मरता है तो साइकिल में 10 किलोमीटर दूर पे लेके जाकर उसको मतलब दहन करने के लिए लेके जाने पड़ता है। ये विकसित भारत डेवलप साइनिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया वो बोल रहे हैं ये जो गुजरात मॉडल का बखान बीजेपी कर रही है, वो गुजरात मॉडल ध्वस्त कर रहे हैं। वो इस पर आपका जवाब, और जो बड़ी समस्या घुसपैठ की है उसको लेकर। मीना जी, घुसपैठ कितनी बड़ी समस्या है मैं कुछ आंकड़े बताता हूं आपको। एक 450 एकड़ के आसपास, मतलब किलोमीटर के आसपास जमीन थी जो ममता बनर्जी सरकार और उसकी पहले की भी सरकारों ने ट्रांसफर नहीं किया था, जिसके कारण फेंसिंग नहीं हुई। तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो पहला ऑर्डर यही हुआ कि उस फेंसिंग की जमीन को ट्रांसफर किया गया और काम को कंप्लीट किया जाएगा। ये तो हुई भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता को लेकर के कि बॉर्डर फेंसिंग कितना जरूरी है। दूसरी बात अब समझिए कि बंगाल में घुसपैठ हुआ और घुसपैठ एक लेवल के बाद सैचुरेट हो गया। सैचुरेट हुआ तो बगल के राज्यों में उसका असर पड़ा। अभी झारखंड के कुछ नेताओं को मैं देख रहा था, वहां के मुख्यमंत्री भी उस बारे में बात कर रहे हैं। अब वहां का एक आंकड़ा मैं बताता हूं कि हम लोगों ने फाउंडेशन में इस बात को रिसर्च किया है। 2019 और 2024 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसके बीच में जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है झारखंड के सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में और खासतौर पर ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, उकड़ा केवल 2 विधानसभाओं का मैं आपको उदाहरण बताता हूं। एक सिमडेगा में खूंटी विधानसभा है, उसमें ओवरऑल जो वोटर इंक्रीमेंट है 2019 से 24 के बीच में वो है 10% और नॉन मुस्लिम वोटर इंक्रीमेंट है 7.2%। और अंजना जी, आपको ताज्जुब होगा, मुस्लिम वोटर परसेंटेज कितना है जानते हैं आप? 72% का इंक्रीज है। 72% का मुस्लिम वोटर इंक्रीज है। उसी तरीके से आप देखेंगे कि 50%, 60%, 70%, 80% तक मुस्लिम वोटर इंक्रीज है 2019 से 24 के बीच में। दूसरा एक डेटा मैं आपको बताता हूं कि जब 1941 का सेंसस हुआ था तो 41 और 51 के बीच में एक ठीक है, मैं समझ गई। मैं सुनिए ना विनय जी, जब आपको आराम से कहीं पॉडकास्ट करने का मौका मिले तो ये सब समझाइएगा। आपका पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है आपका? नहीं, पॉइंट सिमडेगा में आपका क्या पॉइंट है? पॉइंट यही है जो संजय सरकार और अमई जमई बोल रहे हैं वो गलत है।
देश की लेकिन सुरक्षा लेकिन के लिए खतरा लेकिन है। लेकिन ये मुद्दा बीजेपी ने बड़े जोर शोर से उठाया वहां पर, है ना? तो ऐसे में तो जो वहां पर आदिवासी पॉपुलेशन है, जो हर 4 में से 1 वोटर आदिवासी है वहां पर, वो इनकी तरफ होना चाहिए था कि भाई हमारे यहाँ तो बांग्लादेशी आ रहे हैं, पर ऐसा हुआ नहीं, है ना? अंजना जी, चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे नहीं लगता कि ये जो विषय है इन्फिल्ट्रेशन का, और राजनीतिक मुद्दा है। वोट मिले नहीं मिले, राष्ट्रीय सुरक्षा बनी रहनी चाहिए, ठीक। और जहां लूपहोल्स है उनको प्लग इन करना, प्लग करना चाहिए। सुधांशु जी जल्दी से प्लग बात कर जवाब रहे हैं। दीजिए। आपको असल में जवाब देना चाहिए जो संजय सरकार ने बोला है। वो एक तो गुजरात मॉडल पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि आपके लिए सिर्फ ये मौका होता है अपनी पॉलिटिक्स को साधने का, वरना आपने कितने लोगों को भगाया बताइए। लेकिन एक सेकंड, उससे पहले ये कुछ नंबर्स है जो बंगाल में है, वो हम बता रहे हैं। एक सेकंड सर, बंगाल में घुसपैठियों की पहचान का काम शुभेंदु सरकार ने शुरू किया है और उसमें तेजी आई है। बंगाल में डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट की नीति अपनाई जाएगी, जो पहले से ही बोल चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। बांग्लादेश बॉर्डर की ओर घुसपैठियों की भीड़ है, और ऐसे पूरे दक्षिण 24 परगना और ये पूरा इलाका जो मैं उनसे पूछ रही थी, इन तमाम जगहों पर बताया जा रहा है कि कई 100 जो ऐसे लोग हैं जिनके पास पेपर्स नहीं है, बांग्लादेश से आए हुए हैं, वो जा रहे हैं। ताराबंदी के लिए बीएसएफ को इतनी जमीन भी दे दी गई है और वो अपना काम शुरू कर रहे हैं, और चिकन स्नैक तो दे ही दिया है उन्होंने केंद्र सरकार को। अब सुधांशु जी जवाब दीजिए। हाँ, बहुत मैं जल्दी जल्दी जवाब देता हूं। जो विनय जी ने कहा, हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है। याद करिए, इंदिरा गांधी की सरकार लाई थी IMDT एक्ट, जिसमें था कि अगर आपको लगे कि कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया आपके इलाके में रह रहा है, तो आपकी ड्यूटी है आप साबित करिए कि ये बांग्लादेश में कहां का है। उसे साबित नहीं करना है कि वो भारत का है। उस एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कौन गया था? सर्बानंद सोनोवाल, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं असम के। 2004-5 में हम उस समय कोई ना असम में ताकत थे ना बंगाल में ताकत थे, और 2007 में क्वेश्चन किया सुप्रीम कोर्ट ने IMDT एक्ट, और क्या कहा कि यह दर्शाता है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए का प्रॉब्लम भारत पर एक्सटर्नल एग्रेशन के समान है। उस जमाने में हमने मुद्दा उठाया जब ना हम बंगाल में कोई ताकत थे ना असम में ताकत थे। तो हमारे लिए यह मुद्दा जो है कोई राजनीतिक लाभ हानि के तराजू का नहीं, राष्ट्र की एकता और एकात्मता का मुद्दा है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा संजय सरकार जी से, भाई साहब, बंगाल में आप लोगों के, आपके लिए मुद्दा क्या है बताता हूं। अरे, देश में सर्वाधिक वैज्ञानिक प्रतिभा पिछले 100 सालों में अगर किसी ने दी है तो बंगाल ने दी है। अब पता नहीं, इन्हें पता हो ना पता हो, बहुत से लोगों को, हम आपके दर्शकों को ना पता हो, कालाजार की दवा अगर खोजी थी तो वो बंगाल के एक वैज्ञानिक उपेंद्र ब्रह्मचारी ने, उन्हें नहीं मिला नोबेल प्राइज। मेघनाथ साहा का नाम 7 बार नॉमिनेट हुआ, नोबेल के लिए नहीं मिला। जेसी बोस, जो कि फादर ऑफ ये वायरलेस कम्युनिकेशन, बाद में 2012 में दुनिया ने माना कि मार्कोनी के साथ उन्हें, बहुत सारी चीजें हैं। हिंदू केमिस्ट्री पे किताब लिखी प्रफुल्ल चंद्र रे में। मगर जानते हैं साहब, टीएमसी की सरकार ने कितना साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बजट दिया पिछले सरकार में? 180 करोड़। और इंडस्ट्रियल सेंटर रहा था बंगाल, उसके लिए कितना दिया? 1100 करोड़। और लाखों करोड़ के कर्जे में डूबे हुए बंगाल में मदरसों के लिए बजट दिया 5713 करोड़। यानी साइंस टेक्नोलॉजी के लिए 180 करोड़, औद्योगिक विकास के लिए 1100 करोड़, और मौलवी मदरसों के लिए 5713 करोड़। अब आइए, अब बंगाल का मॉडल और गुजरात के मॉडल की बताते हैं। इन्होंने बकरीद पे 3 दिन की छुट्टी की, जबकि मुस्लिम इंप्लॉइज जो हैं राज्य सरकार में वो 1.8% है, और जहां अभी तक भाजपा का भी शासन नहीं था। गुजरात में सबसे लंबे समय भाजपा का शासन है, मुसलमानों की आबादी 8% है, और जो कर्मचारी हैं वो 7 कुछ प्रतिशत है। मुसलमानों में सबसे ज्यादा जकात अगर आता है तो वो गुजरात से आता है। तो हमने हर ढंग से एक मॉडल दिया। अगर हर गांव में सबसे पहले बिजली पहुंची थी तो वो गुजरात में पहुंची थी। और लास्ट में एक और बात कह दूं, देखिए भाई साहब, आप समझदार व्यक्ति हैं, आप कहते हैं ट्रंप आए तो पर्दा क्यों लगाया गया? अरे भाई साहब, पर्दा उसके लिए नहीं लगाया जाता है। जब G20 की समिट हुई तो यहां भी ग्रीन पर्दा लगाया गया था। कारण क्या था? जब ऐसे संवेदनशील सिक्योरिटी वाले लोग जाते हैं तो हर घर की हर खिड़की के ऊपर स्नाइपर नहीं तैयार किया जा सकता है, तैनात नहीं किया जा सकता है। तो क्या किया जाता है? एक पर्दा डाल दिया जाता है, ताकि दूर से कोई स्नाइपर अगर कोई टेलीस्कोपिक गन से करना चाहे तो उसे मूवमेंट गाड़ी का दिख ही ना रहा हो। उस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को ये करने लगते हैं। यही नासमझी के कारण विपक्ष की यह स्थिति निरंतर होती चली जा रही है। ठीक है संजय, छोटा सा इस पे जवाब, क्योंकि आपने ही पर्दा वाला सवाल पूछा था, उस पर छोटा रिबाटल, फिर मुझे अमित जमई के पास जाना है। नहीं, पहले तो मैं कोटी लोकसभा का अंदर में सिमडेगा विधानसभा पड़ता है विनय जी, इसको हम थोड़ा रेक्टिफाइड कर दिया। आपको रह गया पर्दा। पर्दा तो ये तो हर जगह दिखाते जाते हैं, कोई पर्दा दिखाते पाते हैं। देश के आज सबसे ज्यादा नौजवान अगर रास्ता में हैं
कुछ काम नहीं है, कुछ धंधा नहीं है, जिसमें व्यापार नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसका कारण ही है। बंगाल में आते आते चारों तरफ से जिस तरह से हंगामा मचा दिया, जो आदमी 2 रुपया रोजगार करके खाते थे उसको दुकान तोड़ दे गया। अगर 50,000 आदमी को नौकरी दे नहीं पाए, लेकिन 20 लाख आदमी को अच्छा शासन दे ही रहे थे, तो फिर जनता ने क्यों हटा दिया? जल्दी से अमित जमई जी, अरे अभी तो आपकी सरकार वहां गई है, अगर आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे थे तो उसके लिए भी आप इन्हीं को जिम्मेदार ठहराएंगे। अमित जमई चले गए? हम तो लोकतंत्र उपाय में नहीं हारे हैं, हम तो लूट तंत्र उपाय में हारे हैं। अगर बोलिए, अगर फलता वाला इलेक्शन 3 बजे तक अगर पूरा क्लियर हो जाता है और 4 मई के दिन में रात 12 बजे तक काउंटिंग, सुबह 8 से 12 बजे तक काउंटिंग चालू रहता है, और 1 बजे के बाद में टीएमसी को एजेंट लोग को मार मार के पीट के निकाल देते हैं। एक बूथ का नमूना हम आपको देखा, अगर फलता में हम हारे हैं, 1565 वोट पोस्टल बैलेट में मेरे को मिला, 245 वोट बीजेपी को मिला। लिख के रख दीजिए, मैं आपको डाटा दे देता हूँ, मेरे पास पूरा बूथ वाइज सब कुछ है, कहाँ कैसे धांधली हुआ है। लोकतंत्र को उपाय में नहीं हारा हमने, लूट तंत्र को उपाय में हारा। लेकिन इसको भी मतलब जी हिस्ट्री ऑलवेज न्यूटन के थॉट लॉज क्या है, ऑपोजिट रिएक्शन। अरे लेकिन ये है ना, पिछली बार भी आप लोग धांधली रो रहे थे, फिर जब जीत गई ममता बनर्जी तो सब चुप हो गए, तब रिजल्ट सही हो गया संजय जी, है कि नहीं? 1 बजे के बाद में मार के निकल दिया है एजेंट लोग को, चाहिए। अच्छा आप इतना पत्रकार है ना, आप बोले ना 1 बजे। सर हमसे बढ़ के कुछ नहीं होगा, आपस में लड़िए, अपनी पार्टी को संभालिए, भागम भाग लगा हुआ है आपकी पार्टी में, सब आपस में ही टकरा रहे हैं। नहीं, वो तो जाने दीजिए, जिसको जाना है जा सकते हैं, फिर सुधार जाएंगे पार्टी, फिर हम खड़ा हो जाएंगे। जिसको जाना है अब भी से जा सकते हैं, अब भी चला जाए, हम तो बोल रहे जाइए, जाओ। ठीक है, सुधांशु जी जवाब जाओ। ऐसे तो ममता दी भी नहीं बोल रही जैसे आप बोल रहे हैं। एक्चुअली में क्या था, लूट तंत्र नहीं हो पाया क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस थे। हर पोलिंग बूथ के ऊपर सीसीटीवी लाइव चल रहा था, जिसकी लाइव फीडिंग जा रही थी। चुनावी हत्याएं नहीं हो पाई और लूट हत्या नहीं हो पाई, इस कारण से हुआ। और जहां तक हमारे राइस की बात है संजय जी, 2011 में हमें 3% वोट मिला, हम अप्रासंगिक पार्टी थे। 2016 में हमें 10% वोट मिला, हमें 3 सीटें मिली। 2021 में 77 सीटें मिली, 38% वोट था, और 2021 में 46%। ये एक नेचुरल ग्रोथ थी। आपके रणनीतिकार 2021 में कहते थे कि आपकी गिनती 30% से शुरू होती है, वो तो सुविधा की राजनीति थी। 30% तो मुफ्त का मिल गया है, पहले तो धर ही लो, उसके ऊपर 10-12% चाहिए था। हमने -30 से शुरू किया मोदी जी के नेतृत्व में, और तिनका जोड़ते 46 तक पहुंचे हैं। उतनी मेहनत ही किसी ने नहीं की। सब लोग बैठ के ऊपर से हलवा खाना चाहते थे। चंद कट्टरपंथियों को थोक विक्रेता मान लो और 30-35% वोट ले लो, फिर हिंदुओं में थोड़ा बहुत डिवीजन करके 10-12% वोट ले लो, बस हो गई सरकार। आपने मेहनत नहीं की, आपने उन तत्वों का साथ लिया जो कानून को तोड़ना चाहते थे, हमने उन सब का साथ दिया जो कानून के साथ रहना चाहते थे। इसलिए परिवर्तन आया, स्वीकार करिए इसको ईमानदारी से। ममता जी भी ऐसे ही जीती थी, ठीक है, सरकार जी को बोलने दी। हाँ। 2011 में आप लोग कहते थे, अब वही आप। जय गणेश बाबा बोलिए, जय गणेश बाबा एक बार बोल दीजिए ना सुधांशु जी, जय गणेश बाबा की जय एक बार बोल दीजिए ना, क्या है उसमें दिक्कत? गणेश बाबा का मेहनत से आप इतना दूर तक पहुंचे ना। गणेश बाबा आपके लिए कितना काम कर रहे हैं? ज्ञानेश कुमार को कह रहे हैं वो। अच्छा मुझे भी समझ गणेश बाबा की जय। अच्छा आप जैसे बोल रहे हैं तो गणेश बाबा सुनाई दिया सबको। अच्छा ज्ञानेश कुमार, मैं गणेश बाबा सुनिए आप संजय जी। अब चलिए संजय जी, अब मैं आपको पूरा बताता हूं हम कितना काम कर रहे हो, कैसे। अब बहुत अच्छे ढंग से कान खोल के सुनिए, यहां विनय जी भी बैठे हैं, पूरे भारत। हम जब से पैदा हुए हैं 1951 से, 50 का दशक जनसंघ अप्रासंगिक दल, 60 का दशक जनसंघ महत्वपूर्ण दल, 67 में हमारे 35 लोकसभा जीत के आए और यूपी की विधानसभा में 96, संयुक्त विधायक दल की सरकारें 69 में, 70 का दशक हम केंद्र में पहली बार भागीदार, अनेक राज्यों में मुख्यमंत्री, उत्तर भारत में सब जगह हम सत्ता में भागीदार। 80 के दशक के शुरू में झटका और 90 के दशक के शुरू में मुख्य विपक्षी दल, 90 के दशक के अंत में केंद्र में सत्ताधारी गठबंधन का नेतृत्व, और 2010 के दशक में अपने दम पे सत्ता। भाई साहब 70 साल की मेहनत है। ऐसा नहीं है कि आप करें, ज्ञानेश बाबा पैदा भी नहीं हुए थे तब तक, जब उस जमाने से हम बढ़ते चले आ रहे हैं। भाई साहब गौर से देखिए, नजरें चश्मा उतारो, फिर देखो यारो, दुनिया नहीं है चेहरा पुराना। अमित जमई बीच में आपका कनेक्शन कट गया था। जो हमने शो का नाम दिया घुसपैठियों भारत छोड़ो, सही है कि नहीं है? आपसे भी वही सवाल है कि भारत की समस्या है या नहीं है? मैं आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं अंजना जी कि आप 12 साल के बाद आज तक जगह घुसपैठियों भारत छोड़ो।
मैं सुधांशु अरे जी के यार, साथ और आपके जागे साथ। आप हैं, हम लोग तो जगे ही अरे हुए आप थे। तो सुनिए, अरे हम लोग आप जगे हुए सुनिए थे, ना, आप देखिए, आज जागे हैं। अंजना जी भाव विभोर हो जाती हैं आप। 20 सेकंड बिल्कुल। दे दीजिए मुझे, आप 20 बोलिए। सेकंड दे हाँ, दीजिए। आपके साथ, सुधांशु जी के साथ मैंने इस पे कम से कम 5 शो किए हैं कि एग्जैक्टली। क्या बात है कि जब से अमित शाह जी आए हैं 14 से 26 के इस दौर में, घुसपैठी जितने भी थे, उससे पहले यूपी 1 यूपी 2 में आपके पास 72,000 का आंकड़ा था। अमित शाह जी के गृह मंत्रालय के दौर में टोटल 3500 का आंकड़ा है। क्यों है? आप सुधांशु जी आगे बढ़िए, हम आपके साथ इस विषय पे भारत की संसद में अगर आपको बात करनी होगी, माननीय अखिलेश यादव जी आपसे बात करेंगे, लेकिन ठीक। ये बताओ जरूर किस दिन एक्सपोर्ट करो, उनको डिपोर्ट करोगे, किस दिन जहाज पे बिठाओगे, हम चलेंगे आपके साथ। ठीक है, लेकिन आप जल्दी आगे से चलिए, हम आपको इस पर छोड़ेंगे नहीं। सुधांशु जी जल्दी से जवाब दीजिए। पहले हजार हजार यूपीए में जाते थे, अब हम 100, 500, 600, 800 आप भेज रहे हैं। बता रहा हूं एक्चुअली में क्या हुआ। एनआरसी तो इन्होंने होने नहीं दी तो पहचान नहीं हो पाई, और जब भाजपा की सरकार आती है तो जानते क्या होता है अंजना जी, इसको कोई शब्दशा न ले, जल्दी, बिलवा में घुस जाएला सब साफ बिच्छू गोजर, चलेला जब चाप के बाबा का बुलडोजर। आज जब चलना शुरू होता है सब इधर उधर अपने बिल में घुस जाते हैं जाके। चलिए, तो इसी आज के जो साथ कुछ करना ये पड़ेगा। दिखाई पड़ रहा है समय इतने आई है। आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।